हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट। इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार विजिट करें। तो आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। आज क्या मिलने वाला है? आज के लेक्चर में हम गॉस मार्कोव थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये आपकी इकोनॉमेटिक्स की सीरीज़ है। इकोनॉमेटिक्स का लेक्चर 7 है और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स के लिए है। ठीक है जी। इसमें हमने इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हमने OLS पढ़ लिया है। OLS की अजम्पशन पढ़ ली है, उससे किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये भी लेक्चर आपका प्रिपेयर करा गया है। इसमें आपको पहले बताया जाएगा कि गॉस मार्कोव थ्योरम होती क्या है एंड इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके PYQs में। तो ये आपका पूरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा और आपको ये नहीं है कि यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद फिर क्वेश्चन फाइंड करने हैं, उनकी एनालिसिस करने हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर कितना डेप्थ में ये आपको पढ़ना है। आपको यहीं से पूरा क्लियरिटी हो जाएगी और आपको कोई भी अलग से PYQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली इस वाले टॉपिक के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गॉस मार्कोव थ्योरम पढ़ेंगे एंड उसमें हमारी बेसिकली ये आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके लीस्ट स्क्वायर की। ठीक है। सो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द गॉस मार्कोव थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर, ये आपका दो लोगों के ऊपर रखा गया है। गॉस मार्कोव अलग अलग इंसान हैं जो कि हैं, एक कार्ल फ्रेडरिच गॉस थे एंड एक एंड्रे मार्कोव थे। ठीक है। जो आपके कार्ल गॉस हैं, इन्होंने आपका OLS भी दिया है। OLS अजम्पशन भी ये इन्हीं की देन है एंड ये आपका अब यहाँ पे गॉस मार्कोव थ्योरम में भी इनका योगदान है। तो यहाँ पे आपके दो लोगों से गॉस मार्कोव थ्योरम आई है, डेट इज कार्ल फ्रेडरिच गॉस एंड एंड्रे मार्कोव। तो इन्होंने बोला है इट स्टेज दैट अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के फुलफिल होने के बाद हमारा OLS एस्टिमेटर क्या हो जाता है, बेस्ट माना जाता है आपके इकोनॉमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। बट OLS की कुछ अजम्पशन है, वो अजम्पशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए जब भी आपका ये क्या होगा, एस्टिमेट क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। मीन्स बेस्ट कैसे होगा, वो लीनियर फॉर्म में होगा और अनबायस्ड एस्टिमेट्स आपके निकाल के देगा। दिस थ्योरम इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट जस्टिफाई द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ OLS इन रिग्रेशन एनालिसिस। ये थ्योरम आपकी क्या बताती है कि रिग्रेशन, OLS का रिग्रेशन एनालिसिस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितना क्रूशियल है, ये आपके लिए पढ़ना। सो गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है? गॉस मार्कोव थ्योरम टेल्स, बताती है हमें, डैट द मेथड वी यूज टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन रिग्रेशन मॉडल। मतलब कि गॉस मार्कोव थ्योरम हमें क्या बताते कि जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, किस किस के बीच में आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आप जो भी मेथड यूज़ करोगे वो गॉस मार्कोव थ्योरम बताएगी कि वो आपका बेस्ट है या फिर नहीं है। बेसिकली इसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट हम क्या लेते हैं, OLS लेते हैं। OLS मेथड हम अपने एस्टिमेट फाइंड करते हैं एंड गॉस मार्कोव थ्योरम बताते हैं कि ये आपका बेस्ट है अगर इसकी कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं। कंडीशन मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, जैसे कि आपका लीनियर पैरामीटर होने चाहिए, सेकंड आपका मीन डिफरेंस 0 होना चाहिए, फिक्स एक्स वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट सैंपल, अलग अलग सैंपल में एक्स वैल्यू आपकी फिक्स होनी चाहिए एंड आपका एक्स वैल्यू आपकी वेरिएबिलिटी में होनी चाहिए विद इन सैम्पल। तो ये दोनों आपके एजम्पशन क्या है, अलग अलग है। इनके बीच में डिफरेंस जानने के लिए आपको प्रीवियस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है। और आपका वेरिएंस कम होना चाहिए एरर टर्म में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ज़्यादा होने चाहिए, जितने भी आपको पैरामीटर्स एस्टिमेट करने, इससे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए एंड आपका ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स
आपके वेरिएबल्स में कोई भी कोरिलेशन नहीं पाना चाहिए, और एक्स एंड आपके दैट इज एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म में आपका कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड होमोसिडासिटी होनी चाहिए, हेटेरोसिडासिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है, ये हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अगर आपने पहली बार सुनी है तो आपको डेफिनेटली अजीब सी लगी होंगी, और आपने पहले सुन रखी है तो आपको पता होगा इनके बारे में। तो अगर जिन्होंने भी नहीं सुनी है वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आते हैं गॉस मार्कोव थ्योरम पे। ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरम इज अ फंडामेंटल रिजल्ट। ये मेथड भी है या फिर फंडामेंटल रिजल्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, इकोनोमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में दोनों में ही यूज होता है। इट टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है गॉस मार्कोव थ्योरम, किसकी, ओएलएस की। अगर ओएलएस आप एस्टिमेट कर रहे हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट, और किस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टी, किस कॉन्टेक्स्ट में है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की प्रॉपर्टी को ये शो करता है। स्पेसिफिकली इट्स दैट अंडर सर्टेन कंडीशन, अगेन कुछ कंडीशन के अंदर, द ओएलएस एस्टिमेटर हमारा क्या निकल के आता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, दैट इज गॉस मार्कोव थ्योरम आपकी क्या ओएलएस के प्रॉपर्टी बताता है, ब्लू प्रॉपर्टी को शो करता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ब्लू प्रॉपर्टी बोल देते हैं। बी फॉर हमारा बेस्ट होता है, बेस्ट मीन सबसे कम वेरिएंस होगा, एंड एल फॉर लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म करेगा। यू फॉर अनबायस्ड रहेगा, मीन्स आपके सैंपल के पैरामीटर्स आपकी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के क्लोज रहेंगे एज पॉसिबल एज। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर आपके ओएलएस के एस्टिमेटर में हुई तो ये क्या होगी, आपकी सबसे बेस्ट आपका एस्टिमेटर निकल के आएगा, सबसे बेस्ट मेथड निकल के आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ लेते हैं आप, क्या होता है लीनियर एस्टिमेटर, क्या होता है। सो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एक एन एस्टिमेटर इज लीनियर, एक एस्टिमेटर तभी लीनियर होगा इफ इट इज लीनियर फंक्शन, अगर वो आपका लीनियर फंक्शन फॉर्म कर रहा है तो। लीनियर फंक्शन कैसे फॉर्म करेगा, सपोज आपका एक डाटा है, सेट ऑफ डाटा, ठीक है, आपने उसे क्या है अपने ग्राफ पे प्लॉट करा, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपके कुछ इस टाइप की डॉट बनी, ठीक है, एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू को पुट करा तो आपका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, आपका लीनियर रिग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है, यही आपका क्या होगा, लीनियर एस्टिमेटर होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन दिस मीन दैट द एस्टिमेटर इज अ लीनियर एस्टिमेटर क्या है आपका, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस किस का कॉम्बिनेशन, किस किस का होना चाहिए, अभी मैंने बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। सपोज करो आपके पास क्या है, बंच ऑफ डाटा पॉइंट, जो भी मैंने बताया, अ लीनियर एस्टिमेशन मीन्स वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हमारी निकल के आ रही है तो वो आपका बेस्ट फिट रहेगी जो भी आपने डाटा को प्लॉट करा है। ठीक है, आई होप लीनियर एस्टिमेटर आपको समझ आया होगा। अगर डाटा प्लॉट करने के बाद ग्राफ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ रही है तो आपके जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है वो क्या है, लीनियर फॉर्म कर रहा है। बेसिकली अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो हम इक्वेशन आपकी कैसे रहने वाली है, दैट इज y इक्वल्स टू अल्फा x अल्फा प्लस बीटा xi प्लस म्यू। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर इक्वेशन है, एक सेकेंड,
कैसे लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे जो आपका पैरामीटर है ना, ये देखिए, ये बीटा, बीटा आपका क्या है, इसकी पावर सिर्फ 1 है। एंड जिस भी पैरामीटर की आपकी पावर 1 होगी या फिर किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी, वो आपका लीनियर पैरामीटर या फिर लीनियर वेरिएबल होगा। एंड लीनियर एस्टिमेटर के लिए हमारे पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। ये हमारी OLS की फर्स्ट अजम्पशन है। ठीक है, आई होप लीनियर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए हमारी, बेस्ट ब्लू प्रॉपर्टी में अनबायस्ड एस्टिमेटर होना चाहिए। मीन्स एज एस्टिमेटर कब अनबायस्ड होगा, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप अनुमान लगा रहे हो जो कि आने वाली है, उसे वो आपकी क्या है, इक्वल हो जाती है आपके ट्रू पैरामीटर्स की, जो कि एक्चुअल के पैरामीटर्स के अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअल के इक्वल आ जाती है, तो वो क्या रहेंगे, आपके अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ बीटा कैप 2, यहाँ पे बीटा कैप किसका है, ये सैंपल का पैरामीटर है। एंड कौन सा पैरामीटर है, जो आपका स्लोप को फाइंड करता है, स्लोप को शो करता है। ठीक है, वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर कब रहेगा, जब वो आपके बीटा 2 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स आपकी पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल आ जाएगा। मीन्स दैट ऑन एवरेज द लाइन वी ड्रॉ विल हिट द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जो भी मैंने बताया, ये अगर लाइन आपकी ट्रू रिलेशनशिप को फॉर्म कर रही है, तो मीन्स ये आपकी सपोज ये सैंपल की लाइन है एंड ये दूसरी आपकी क्या है, ट्रू पैरामीटर्स की लाइन है, और एक ये लाइन निकल के आ रही है, ये भी आपके सैंपल की है। तो यहाँ से सबसे बेस्ट कौन सी होगी, जो इसके पास होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या शो कर रही है, आपकी अनबायस्ड एस्टिमेटर को शो कर रही है। तीसरा क्या है आपकी ब्लू प्रॉपर्टी में, तीसरा होना चाहिए दैट इज मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस क्या होती है, आपका बेस्टेस्ट आपके एस्टिमेटर निकल के आता है अमंग ऑल लीनियर। जितने भी सपोज आपने एक आपके पास पॉपुलेशन का सैंपल है, उसमें से आपने 10 सैंपल निकाल दे कि 10 के अलग अलग मैं निकाल के देखता हूँ, 10 के पैरामीटर्स निकाले हैं अपने 10 के। फिर क्या आपने क्या है, ग्राफ बनाए। सपोज एक ग्राफ पे ऐसे एक ये आपकी पॉपुलेशन की है, ठीक है, ये एक निकल गया आपका ये सैंपल, एक ये वाला सैंपल निकल गया, एक ये सैंपल निकल गया, एक ये सैंपल निकल गया, एक ये सैंपल के एस्टीमेट निकाल के आपकी लाइन निकल गया। ऐसे आपने क्या है, जितने भी 10 के 10 आपने निकाले, ये निकल के आ गए। ठीक है, तो इसमें से आपका सबसे सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपके यहाँ पे लीनियर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर के साथ साथ आपका क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेट मीन्स ट्रू वैल्यू को, ट्रू रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें से आप कौन सा चूज करोगे, आप वो ही चूज करोगे जिसका वेरिएंस क्या है, सबसे कम होगा। देखिए सबसे पास तो आपके ये वाला दिख रहा है और आपको ये वाला दिख रहा है। अब इसमें से भी कौन सा चूज करोगे जिसका वेरिएंस कम होगा, ये वाला, दैट इज जो आपके राइट साइड में है पॉपुलेशन, ये आपका सबसे कम वेरिएंस दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बेस्ट होगा वो होगा जिसका वेरिएंस कम है। वेरिएंस कम है और लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है और अनबायस्ड आपको एस्टिमेट निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ब्लू प्रॉपर्टी होगी। ब्लू प्रॉपर्टी आपकी किसकी है, गॉस-मार्कव थ्योरम की। गॉस-मार्कव थ्योरम किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, OLS। आपकी OLS एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए अगर वो बेस्ट आपको शो कर रहे हैं। दिस मीन दैट लीस्ट, जितना ज़्यादा कम लीस्ट स्प्रेड होगा अराउंड द ट्रू पैरामीटर, पैरामीटर के अराउंड में से हमने इसी के अराउंड लिया है सब कुछ। अमंग ऑल द पॉसिबल लाइन, हमारी जितनी भी पॉसिबल लाइन हम बना पाए हमने बनाई। वी could draw that are unbiased, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अनबायस्ड बोलेंगे। द OLS लाइन इज द वन दैट इज मोस्ट प्रिसाइज, इट हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड ही हमारा, स्प्रेड या फिर स्कैटर ही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, so at last given the assumption of classical linear regression model, जितनी भी आपकी assumption है उनको आपने देखते परखते हुए आपने क्या निकाला है, OLS एस्टिमेटर निकाला है। एंड OLS एस्टिमेटर आपके क्या निकल के आए हैं, ब्लू निकल के आए हैं। दैट इज उनमें क्या है, ब्लू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। मीन्स वो क्या है, बेस्ट है। बेस्ट का मतलब मिनिमम वेरिएंस है और सारे के सारे लीनियर हैं और अनबायस्ड भी हैं।
इतना आपका ये इतनी यहाँ तक आपकी क्या है गॉस मार्कोव थ्योरम थी। बट इतना एस्टिमेटर यूज़ हुआ है तो शायद आपको कन्फ्यूज़न होगी कि एक एस्टिमेटर क्या होता है। ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरम हमें समझ आई, बट एस्टिमेटर इज़ व्हाट? एक एस्टिमेटर इज अ टूल और मेथड, आप इसे क्या है एक मेथड बोल सकते हो जिससे कि आप क्या कर रहे हो, एक गैस कर रहे हो या फिर आप अनुमान लगा रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो अपने अननोन वैल्यूज़ को, किसके, जो कि आपका डाटा है आपके पास। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, पैरामीटर्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना ही आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा। एन एस्टिमेटर इज अ रूल, आप इसे रूल बोल सकते हो, टूल बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने में ये आपकी हेल्प करता है, किसके, पॉपुलेशन के, बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा। पॉपुलेशन से ना निकालते हो आप, सैम्पल के डाटा के थ्रू आप क्या करते हो, पॉपुलेशन के एस्टिमेट फाइंड करने की कोशिश करते हो, एंड उसको लगाने के लिए आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो वो आपका एस्टिमेटर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन आपके पास क्या है, यू वॉन्ट टू नो दी हाइट, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल। आपने एक स्कूल चूज़ करा, आपको क्या है उसके सभी बच्चों का एवरेज हाइट निकालना है, मीन्स नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चों का आपको एवरेज हाइट निकालना है। तो आप वहाँ पे सारे बच्चे ना लेके आपने क्या करा, आपने 30 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया। सपोज आपके स्कूल में पूरे क्या है 100 बच्चे हैं, उसमें से आपने 30 बच्चे सिलेक्ट कर लिया एज आ सैम्पल। ठीक है, एंड इस सैम्पल के बेस पे आपने क्या है 30 बच्चों का क्या निकाला है, यहाँ पे एवरेज हाइट निकाली है। तो ये वाला आपका ये जो 30 सैम्पल आपने निकाला है, इसको जो एस्टिमेट करा है ये आपका एस्टिमेटर हो गया, क्योंकि इसके बेस पे आप क्या है अपने पॉपुलेशन के पॉपुलेशन का एवरेज हाइट निकालने वाले हो। तो ये जो एस्टिमेटर है ना, ये आपका ब्लू होना चाहिए, मीन्स आपका अनबायस होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एस्टिमेटर, इसलिए अलग ये एस्टिमेटर क्या है आपका एक सैंपल का साइज बोलो, जो कि जिसके बेस पे आप अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को फाइंड करने वाले हो। तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। एक अच्छा एस्टिमेटर कब होगा, एक अच्छा एस्टिमेटर तभी होगा जब उसमें ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होगी। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी प्रेजेंट नहीं हुई तो वो आपका गुड एस्टिमेटर नहीं माना जाएगा। मीन्स ऑन एवरेज वो अनबायस होना चाहिए। मीन्स जो ये 30 के 30 स्टूडेंट थे ना, इनका जो एवरेज है वो एक्चुअल में आपके 100 स्टूडेंट्स के एवरेज के इक्वल आएगा, तो ही ये अनबायस्ड होगा। इसको आपको ट्रू पिक्चर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये अनबायस्ड होगा। एफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स आपका वेरिएंस कम से कम होना चाहिए जो भी आपने एस्टिमेट निकाले हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट, जैसे जैसे आप अपने सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या है एस्टिमेटर आपके क्लोज होता जाएगा ट्रू पैरामीटर्स के। मीन्स जैसे आपने 30 लिया है, यहाँ पे 30 से आप क्या है 40 पे चले गए, 40 से 50 पे चले गए, तो यहाँ पे एस्टिमेटर आप जो निकालोगे वो आपका क्या है 100 पॉपुलेशन के इक्वल आता चले जाएगा। सपोज पहले इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, एंड फिर इतना है। तो ये क्या है, जैसे जैसे आप अपने पॉपुलेशन के पास जाते जा रहे हो वो आपका क्या होता जा रहा है, कंसिस्टेंट होता जा रहा है, आपके पैरामीटर्स के ट्रू पैरामीटर्स के पास में जाता जा रहा है। तो समरी में एक एस्टिमेटर आपको क्या हेल्प कर रहा है, आपको एक गैस करने में हेल्प कर रहा है जो आपके एक्चुअल में पॉपुलेशन पैरामीटर्स को निकालने के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन में सभी चीज़ को मिलाते हुए एक गॉस थ्योरम क्या श्योर करते हैं, जो आपका OLS एस्टिमेटर क्या है, मोस्ट रिलायबल है, एफिशिएंट है, लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है और अनबायस्ड है। ठीक है, OLS क्या है, इस वजह से OLS आपका क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है आपके इकोनोमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए हमने क्या है गॉस मार्कोव थ्योरम को पढ़ा है। अब देख लेते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन निकल के आए हैं। आई होप इतना आपके लिए इनफ है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें होता है ना, इसकी डेरिवेशन होती है गॉस मार्कोव थ्योरम की। बट अगर आप UGC नेट के एस्पायरेंट हो तो आपके लिए
अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया कि डेरिवेशन के हिसाब से आपके क्वेश्चन आए। तो इसलिए इतना ही थ्योरी ही आपके लिए पढ़ना क्या है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी प्रॉपर्टी पूछी गई है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द सफिशिएंट एस्टिमेटर। एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी पूछी गई, एक सफिशिएंट एस्टिमेटर कब होगा। इट मे बी अनबायस, क्या वो अनबायस नहीं हो। इट मे बी इट मे नॉट बी बायस्ड, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इट मे बी अनबायस्ड, वो अनबायस्ड हो। इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्या वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट ना हो तब भी चलेगा। और मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए एक अनबायस एस्टिमेशन का। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक अनबायस्ड होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंट होना चाहिए एंड तीसरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो डी ऑप्शन है इसमें क्या है, नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसको आप एलिमिनेट करते तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता। ठीक है, एंड फर्स्ट था आपका अनबायस्ड होना चाहिए। बी तो आपका सीधा सीधा निकल के आ रहा है, बी बी बी। तो हमने थर्ड तो हमेशा थर्ड हटा दिया था, तो बी और बी आपका फर्स्ट और फोर्थ पे निकल के आ रहे हैं। तो ए बी है ये सब में, मीन्स आपका ए बी करेक्ट है। यहाँ से बचा क्या आपका सी देखना एंड ई देखना। सी क्या है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। यस हमने पढ़ा था, हमारा क्या है, एक एस्टिमेटर अनबायस्ड रहना चाहिए एंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ से हो गया ए एंड सी। ए एंड सी आपका यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, तो ये तीन हो गए। अब आपका ई देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या है, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर आपका क्या है, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। दैट्स ट्रू, ये तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ हो गया। एंड टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी अंडर गॉस-मार्किव थ्योरम। ठीक है, एक गॉस-मार्किव थ्योरम से इस तरह का क्वेश्चन आएगा। गॉस-मार्किव थ्योरम में आपका किससे रिलेटेड है, गॉस-मार्किव में क्या होती है, आपकी ब्लू प्रॉपर्टी होती है बस। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर आइंदा भी आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, इसलिए इतने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इतनी इनफ है। इसके अलावा आपको डेरिवेशन में नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन आपके लिए थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी बिकॉज टाइम कम हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे तो शायद आगे हेल्पफुल हो, बट अभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो ठीक है जी, ये इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये लेक्चर को सीरीज़ में देखना है, कंटिन्यूस में देखना है और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है एंड पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून रहें एंड मोटिवेटेड रहें और अपना ख्याल अच्छे तरह से रखें। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।